हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीकेम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी 2020-21 में पूछे गए जितने भी सारे स्टैटिक जीके थे उन सभी प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये है वीडियो नंबर यानी कि स्टैटिक जीके का पार्ट 2। तो यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जारी करती है। तो ये एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन है न्यूनतम बिक्री मूल्य यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान कृषि मंत्री अभी कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये कौन सा आयोग जो है जारी करता है? तो ये जो है कृषि लागत एवं जो है मूल्य आयोग, जिसको हम लोग CACP बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, इसकी स्थापना जनवरी 1965 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सट्टर बर्ड्स। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो सट्टर बर्ड्स जो है जो कि ज्वालामुखी लावा यानी कि गुंबदों का एक छोटा गोलाकार परिसर है, जिसे दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। यदि बात करें एंडीज़ की, तो एंडीज़ जो है क्या है? यह भी एक पर्वत श्रृंखला है जो क्या है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट एकांकागुआ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह 7 देशों जैसे कि कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला से गुजरती है। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है चिली देश से होकर गुजरता है। यह पर्वत भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित भी है। ठीक है, तो चलिए कुछ और फैक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे अल्पस पर्वत के बारे में देखेंगे। तो यह मध्य यूरोप के सबसे बड़ी जो है पर्वतमाला है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट ब्लैक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि फ्रांस में स्थित है। यूराल पर्वत की बात करें तो यह पर्वत श्रृंखला उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में जो है कैस्पियन सागर तक फैली हुई है और यह यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। एशिया, यदि एशिया की बात करेंगे तो एशिया में सबसे जो है ऊंची है हिमालय पर्वत। उसके बाद यूरोप में देखेंगे तो आल्प्स पर्वत, उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो रॉकी पर्वत, और जो है दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो एंडीज पर्वत। ये सभी जो है बलित पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो चलिए कुछ और इसके जो है जो भी अधिकार जो है लिए गए हैं किसी दूसरे देश से या दूसरे देश के संविधान से, उन सभी जो है हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए उसके डिटेल फैक्ट को देखेंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन सा चीज़ लिया गया है? तो वित्तीय आपात जो होता है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, उसके संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग जो है, और उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की विधि भी अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यदि बात करें सोवियत संघ की, तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज और पंचवर्षीय योजना जो है रूस यानी कि सोवियत संघ से लिया गया है। आयरलैंड से देखेंगे तो आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व यानी कि सिद्धांत जिसको बोलते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP, ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे तो यूके से जो है एकल नागरिकता, संसदात्मक जो है शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया जिसको हम लोग कानून बनाने की प्रक्रिया भी बोलते हैं, और मंत्रिमंडल प्रणाली, ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। जो है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति का बंटवारा होता है, ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देश के भीतर और राज्यों के बीच जो है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो फ्रांस से देखेंगे तो फ्रांस जो है वहाँ से क्या क्या गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और जो है बंधुता के सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है।
उसके बाद है कनाडा। तो कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों का विचार, जो कि अवशिष्ट शक्तियों का सरकार हमारे जो है केंद्र सरकार के पास उसका शक्तियाँ जो है निहित होता है, तो ये जो है कनाडा देश से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। देखते हैं यहाँ पे फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद है तेलंगाना दिवस। तो तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना का जो है अलग हुआ था, और इसीलिए जो है प्रत्येक वर्ष तेलंगाना दिवस जो है इसी 2 जून को मनाया जाता है। यदि बात करें तेलंगाना के मुख्यमंत्री की वर्तमान, तो ये जो है चंद्रशेखर राव है, और राज्यपाल अभी कौन है? तमिलिसाई जो है सुंदरराजन, ये जो है यहाँ की राज्यपाल है। उसके बाद देखेंगे आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो ये वाई.एस. चंद्र मोहन है, और जो है यहाँ पे कौन है राज्यपाल? यहाँ पे विश्वभूषण हरिचंदन उसका राज्यपाल है। ठीक है, उस स्टेट का, यानी कि आंध्र प्रदेश स्टेट का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को विशेषता, यानी कि उसकी विशेषता जो है जोड़ी है? तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से जुड़ा गया है। ठीक है, आयरलैंड देश से ये लिया गया है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको आप स्टडी डिटेल से करिए, आपको जो कोई भी क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जर्मनी। यदि बात करें जर्मनी की, तो ये आपातकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ ली गई है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत जीवन के अधिकार, यानी कि राइट टू लाइफ, अनुच्छेद 21 में जो कहता है कि भाग के रूप में जो है डैश के अधिकार को मान्यता देता है, तो ये जो है क्या करता है? पानी के अधिकार को ये मान्यता देता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए पानी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? कि अनुच्छेद 21 निजता या निजी स्वतंत्रता तथा जीवन जीने का अधिकार ये देता है, जो कि भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में पानी के अधिकार को भी मान्यता देता है। यानी पानी भी बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए, तो इसलिए पानी के अधिकार को भी ये मान्यता देता है इस चीज़ अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें, यदि कोई इस अनुच्छेद के जो है इस अनुच्छेद के इस अधिकार को जो कोई छीन लेता है, तो इसके लिए हम सीधे जो है अनुच्छेद 32 के तहत इससे जो है क्या करते हैं? इसकी शिकायत जो है सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यदि 86वां संविधान संशोधन, तो ये 2002 में हुआ था, और ये अधिनियम के तहत ही जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा जो है को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की संबंधी प्रावधान किया गया था, और ये जो है अनुच्छेद किस में है? 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, केंद्रीय बजट से डैश दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये केंद्रीय बजट जो पास होता है उससे पहले दिन, एक दिन पहले, कितना दिन पहले? एक दिन पहले जो है ये आर्थिक सर्वेक्षण लाया जाता है। एक दिन पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है उसी के हिसाब से केंद्रीय बजट में चेंजेस, या उसी के हिसाब से जो है केंद्रीय बजट को लाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, यदि बात करें वर्तमान मुख्य जो है आर्थिक सलाहकार की, तो ये कौन है? अभी डॉक्टर बी जो है अनंत नागेश्वरन जो है ये अभी वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो है जोन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो है जोन का, तो वह क्षेत्र होता है ये जो पृथ्वी को भूमध्य रेखा के पास घेरता है, और जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक जो है हवाएं एक साथ आती है, तो इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान भारत जो है सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? तो ये जो है महात्मा गांधी के जयंती पर शुरू किया गया था 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर जो है 2014 को ये भारत जो है स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो स्वच्छ भारत अभियान जो है ये कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में कि डैश, यानी किस राजवंश द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ये जो है गोलकुंडा का किला जो है ये काकतीय जो है वंश द्वारा, काकतीय राजवंश द्वारा इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 फीफा कप के लिए मेजबान देश कौन सा रहेगा? है ना, कौन सा देश यहाँ पे मेजबान देश है 2022 के फीफा विश्व कप के लिए? जिसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। ये कतर जो है फीफा विश्व कप 2022 का मेजबान देश रहेगा, जो कि नवंबर में खेला जाएगा। कब खेला जाएगा ये मैच? नवंबर 2022 में खेला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका ऑप्शन है नासिरुद्दीन मोहम्मद, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था।
चलिए देखते हैं इसके कुछ फैक्ट को। तो तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद, जिसका कार्यकाल जो है 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक रहता है, और किस समय तक जो है ये 1300 यानी कि उसी के समय में यानी 1398 में, इसी के बीच जो है 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। यदि बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, और साथ ही यह भूमि की नाप कराने वाला भी प्रथम जो है सुल्तान था। ठीक है, उन्होंने आलाई दरवाज़ा और जो है जमेद खाना जो है मस्जिद, हजार खंभा महल और सीरी का किला का निर्माण करवाया था। ठीक है, तुर्की सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम शासक था, जिसने जो है घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। ठीक है, साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी की थी। ठीक है, अलाई दरवाजा यदि बात करें तो इसको जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ठीक है, और सिकंदर ए सानी की उपाधि से वो स्वयं को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था, यानी खुद का जो उपाधि लिया था, खुद ने जो है उपाधि लिया था किसका, सिकंदर ए सानी की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यदि बात करेंगे अकबर की, तो अकबर जो है उन्होंने दास प्रथा का अंत किया था, साथ ही जजिया कर भी समाप्त किया था। किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। इबादत खाने की स्थापना भी की थी अकबर ने, और साथ ही दीन इलाही एक धर्म को स्थापित भी किया था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था, बीरबल था। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसी के दरबार में जो है नवरत्न भी हुआ करते थे, जिसका नाम अबुल फजल, फेजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये सभी क्या थे, उसके नवरत्न थे। अबुल फजल ने जो है अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी, और इन्होंने ही रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। यदि बात करें महाभारत का नाम उस समय इन्होंने रज्मनामा दिया था, जिसका मतलब क्या होता है, युद्धों का किताब। ठीक है, अकबर के काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। साथ ही बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, और अकबर ने श्री कलम की उपाधि जो है किसको दिया था, अब्दुल समद को दिया था, और साथ ही जड़ी कलम का जो उपाधि किसको दिया था, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। अकबर नक्कारा यानी कि जो नगाड़ा नामक जो वाद्ययंत्र को बजाते थे, और वो पसंद था उसको। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ, यानी इन्होंने जो है किस किस चीज़ों को बनाया, तो ये जो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था, साथ ही आगरा का किला भी बनाया था, और साथ ही उसके बाद फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला भी इन्होंने बनवाया था। चलिए देखते हैं अगला यहाँ पे, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक जो दासों की संख्या जो थी वो किसके शासनकाल में थी, तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा दास की संख्या हुआ करता था। ठीक है, तो दासों की देखभाल के लिए इन्होंने जो है एक विभाग का जो है विभाग बनाया था, जिसका नाम क्या था, दीवान ए जो बंदगान। ठीक है, कौन सा स्थापना किया था, दीवान ए बंदगान, जिसमें जो है सभी दासों का देखभाल के लिए ये एक विभाग बनाया था। सुल्तान फिरोज शाह ने जो है अनाथ मुस्लिम महिलाओं जैसे कि विधवा या जो है लड़कियों को जो है सहायता के लिए नए विभाग एक जो है बनाया था, जिसका क्या नाम था, दीवान ए खैरात। क्या नाम था, दीवान ए खैरात जो है इसका एक जो है विभाग था, जिसके अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं या लड़कियों की सहायता के लिए बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है, यानी कि झूम कृषि को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये एक तरह का क्या है, शिफ्टिंग खेती है। तो हम लोग शिफ्टिंग खेती के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शिफ्टिंग खेती क्या होता है, यह एक आदिम प्रकार की कृषि होती है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। पहले क्या करते हैं, जितने भी सारे वन में जो लकड़ी होते हैं या जो वृक्ष होते हैं उसको काट के हटा दिया जाता है वहाँ पे, और साफ करके एक भूमि का जो है पुराने उपकरण जैसे कि लकड़ी, हल, ये सब का यूज़ करते हुए वहाँ पे बीज बोते हैं। उसके बाद फसल जो है पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहती है, पूरा जो है वो प्रकृति पर ही निर्भर रहेगा। साथ में उत्पादन बहुत ही कम होता है, उसमें बहुत ही कम उत्पादन होता है, क्योंकि कोई भी उसमें फर्टिलाइजर वगैरह हम लोग यूज़ में नहीं लाते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, वो उत्पादन उसमें कम होता है। और कुछ वर्षों तक यहाँ पे दो या प्राय जो है 2-3 साल तक यहाँ पे कोई एक जगह पे वो टिकता है। उसके बाद वहाँ पे उर्वरता क्षमता जैसे मिट्टी घट जाती है, वैसे वो क्या करता है, उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे भूमि पर वो चला जाता है, और अपना जो है फिर से पेड़ पौधों को काटता है, और फिर क्या करता है, वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर देता है। तो इस टाइप से वो क्या करता है, अपने स्थान को जो स्थानांतरित करते रहता है वो सब, और इस तरह की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरणशील जो है कृषि इसको बोला जाता है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो यह एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित कस्बों पे रहते थे, तो ये कहना इसका सही है। पक्की जो है मकान यानी पक्की जो है ईंटों का प्रयोग यहाँ पे होता था, तो ये भी सही है। पशु का मांस प्रमुख भोजन था, तो ये प्रमुख भोजन इसका नहीं था। यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व में पुष्पित या पल्लवित हुआ, मतलब ये 2500 ईस्वी के आसपास में ये उभरा था, तो इसलिए इसका ये भी क्या है, सही बोल रहा है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इसका क्या है, गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैन धर्म का पवित्र स्थान श्रवण बेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये जो है हसन जिला में स्थित है। कहाँ पे है, कर्नाटक के हसन जिला में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियाँ होती है, यानी कि भारत जो है, भारत के संविधान में कुछ भी हम लोग संसद के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं, संशोधन, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, संविधान में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत ही संसद के द्वारा जो है ये संविधान में इसमें कुछ चेंजेस या सुधार जो है इसमें कुछ कर सकता है। यदि बात करें अनुच्छेद 55 की, तो अनुच्छेद 55 में क्या करता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद जो है 55 के अनुसार जो है अनुपातिक यानी कि प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल जो है संक्रमणीय मत पद्धति से द्वारा होता है, मत पद्धति के द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है तेज दौड़ यानी कि स्प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था। तो ये किसके विरोध में था, रॉलेट एक्ट के विरोध में था। यदि बात करें रॉलेट एक्ट की, तो रॉलेट एक्ट 1900 यानी कि 19 में कितना में 1919 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। जो उस समय जो है, उस समय कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, इसी के शासनकाल में जो है ये लाया गया था। ठीक है, तो इसका कार्यकाल यदि बात करें लॉर्ड जो है चैम्सफोर्ड का, तो ये 1916 से लेकर 1921 तक के बीच में ये रहता है। उसके बाद बंगाल विभाजन यदि बात करें तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये बंगाल विभाजन होता है। रॉलेट एक्ट की यदि बात करें तो रॉलेट एक्ट जो है इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस कानून के तहत जो है ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत के बिना मुकदमा चलाए यानी जेल पर बंद कर सकता था। ठीक है, यानी कि बिना वकील और बिना दलील का यहाँ पे क्या होता था, अरेस्ट किया जाता था, उसको जेल में बंदी कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो किस अधिनियम या शासन के दस्तावेज को इनमें इसने जो है प्रस्तापित किया था, प्रतिस्थापित किया था। तो 1950 जो है में संविधान जो लागू किया गया था, उस समय जो है किसके अधिनियम को ये हटा दिया गया था। तो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया गया था, मतलब 1935 जो है यहाँ पे पहले था, इसको हटा दिया गया 1950 के संविधान जो है लागू होने के बाद। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे। तो उच्च न्यायालय का पहली जो है महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो थी वो कौन थी, अन्ना चांडी थी। यदि बात करें सुप्रीम कोर्ट की यानी कि उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय में फातिमा बीवी जो है इसकी क्या थी, मुख्य न्यायाधीश थी, जो क्या थी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी कहाँ पे, उच्चतम न्यायालय में, तो वो कौन थी, फातिमा बीवी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नियम की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है। ये इंग्लैंड से लिया गया था। ये कहाँ से लिया गया था, इंग्लैंड से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का जो आयोजन करता है। तो ये वार्षिक मरु महोत्सव जो है कहाँ करता है, राजस्थान के जो है जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरीबंदर और ठाणे के बीच चली थी। तो ये जो है 1853 में यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चली गई थी। और यदि बात करें बोरीबंदर रेलवे स्टेशन की, तो इसका अभी नाम जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये जो है इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें 1854 ईस्वी में, तो 1854 में पहला जो है इसी के शासनकाल में यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही पहला डाकघर भी स्थापित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर के रूप में पटसन यानी कि जिसको जूट बोलते हैं, इसको जो है गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। यदि बात करें कपास को, तो कपास को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है वाइट जो है वाइट गोल्ड यानी कि सफ़ेद सोना, जिसको क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है कपास को। कौन सा, सब वाइट गोल्ड यानी कि सफ़ेद सोना के नाम से कपास को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमस यानी कि खाद मिट्टी जो है भूमि की किस परत पर पाई जाती है या किस परत का जो है ये हिस्सा है। तो ये जो है भूमि के जो है ऊपरी परत का ये हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक जो है विधि नहीं है। तो इसमें व्यय विधि ये तो है, उत्पाद विधि ये भी है, प्रशंसा विधि ये नहीं है, ठीक है, और आय विधि ये भी है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। लेकिन ये प्रशंसा विधि जो है ये कोई आय की गणना या राष्ट्रीय आय की गणना की कोई विधि नहीं है, इसलिए हम लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जो है 1972 के अनुसार एक कर्मचारी कितने वर्षों के निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए जो है पात्र हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है मिनिमम 5 साल का चाहिए, यहाँ पे निरंतर सेवा चाहिए उसको 5 साल का, तभी जाके इसमें ये जो है इसके लिए एलिजिबल होगा। यानी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ये एलिजिबल होगा, पात्र माना जाएगा उसका। ठीक है, तो ये जो है 5 साल मिनिमम है। कितना है, 5 साल मिनिमम है। नेक्स्ट है यहाँ पे दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 को पारित किया गया है। तो ये जो है 1986, यानी कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जो 1986 था उसी के स्थान पर इसको लाया गया है 2018 के उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय मौसम विभाग IMD ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए किस नाम का जो है एक नई तकनीक विकसित की है। तो ये जो है प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण, ये जो है इस नाम का यानी प्रभाव आधारित पूर्वानुमान जो है दृष्टिकोण नामक एक नई तकनीक विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग शब्दावली में SLR का शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ का क्या नाम है कि स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या है इसका फुल फॉर्म, किसका क्या है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें तलातल घर की तो ये रंगपुर, क्या है, रंगपुर जो है असम के रंगपुर में स्थित एक 18वीं सदी का महल है और ये एक साथ में सैन्य अड्डा भी था। ठीक है, सैन्य अड्डा भी था एक, और यह अहोम वंश द्वारा निर्मित स्मारकों में सबसे बड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो ये विजय अमृतराज जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2013 में ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट यदि देखेंगे इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है ये 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य, यानी कि जितना वो मूल्य पे खरीद पाए पर ऐसे मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्यान्न जो है प्राप्त हो उसको, और जो है मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक आहार यानी पौष्टिक सुरक्षा भी जो है प्रदान करना, यानी पोषणिक जो है सुरक्षा प्रदान करना भी उसका इसमें जो है क्या उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में किस पर्वत दरे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन जो कि सड़क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डुंगरी ला मतलब होता है दर्रा या पास बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे यदि माना दर्रा, तो ये माना दर्रा जो है अंतिम NH जो है 58 का अंतिम छोर है, इसे माना ला यानी कि चिरबितिया अथवा जो है डुंगरी ला के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के निकट स्थित है। नाथुला दर्रा की यदि बात करें तो नाथुला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो कि भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी के साथ जोड़ता है इसको। ठीक है, चुंबी घाटी को जोड़ता है। तो यदि हम बात करें सिपकिला का, तो यह हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। जलेपला जो है हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। यदि हम बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की ये राजधानी हुआ करती थी और ये पुडुचेरी जो है भारत का छोटा फ्रांस भी, इसको जो है पुडुचेरी को छोटा यानी भारत का छोटा फ्रांस भी कहा जाता है। और फ्रांसीसी ने इन्हें जो है 1673 ईस्वी में पुडुचेरी पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो इसमें बात करें यदि वोल्गा नदी की, तो वोल्गा नदी के बाद जो है डैन्यूब नदी जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहला में कौन हो गया? वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी, और दूसरा में हो जाएगा डैन्यूब नदी जो कि यूरोप में भी ये स्थित है। ठीक है, जाम्बेजी नदी, जिसे जाम्बेजी जो है या जाम्बेसी भी कहा जाता है, अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है, और जो अफ्रीका में सबसे लंबी यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, और अफ्रीका से हिंद महासागर में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, और मेकांग की यदि बात करें तो मेकांग नदी जो है पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में एक सीमा पार नदी है, और यह दुनिया की 12वीं सबसे लंबी और एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो यहाँ दुनिया की कितना नंबर पे? दुनिया पे यदि रैंकिंग करेंगे तो ये 12 नंबर पे आएगा, और यदि एशिया पे देखेंगे तो ये तीसरे नंबर पे सबसे लंबी नदी है। कौन सा नदी? मेकांग नदी। ठीक है, यदि बात करेंगे सेपिक नदी की, तो यह न्यूगिनी आइसलैंड की सबसे लंबी नदी है, और उसका उद्गम जो है स्थल कहाँ पे है? पापुआ न्यूगिनी के पहाड़ों में है। ठीक है, और अन्य बड़ी जो है नदियाँ की तरह इसका कोई डेल्टा नहीं होता है। ठीक है, नहीं है, और यह जो है सीधे समुद्र की तरफ बहती है, और इस नदी की कुल लंबाई कितना है? 1128 किलोमीटर है। तो इतना सारा चीज़ आपको जानना है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को पूरा पाषाण युग यानी पूरा पाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह जो है अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1601 ईस्वी में बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे क्या है? फतेहपुर सिकरी में जो है ये बुलंद दरवाज़ा स्थित है। भारत के उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, 103वां संवैधानिक संशोधन जो है किससे संबंधित है? तो ये जो आर्थिक आरक्षण से जो है संबंधित रखता है, संबंध है इसका। तो जैसे कि 103वें संविधान संशोधन में जो है भारत सरकार ने सामान्य वर्ग यानी कि जो जनरल कैटेगरी में 10% आरक्षण दिया था, जिसको हम लोग EWS के नाम से जाना जाता है। यानी कि EWS का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 10% का छूट यानी कि आरक्षण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ। यदि बात करें यहाँ पे, खो खो का जन्मस्थान जो है पुणे को कहा जाता है, और यह खेल जो है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे कई सारे जो है प्रदेशों में खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। कौन सा है? टेबल टेनिस। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने 241 मील की दूरी तय की। यह 12 मार्च से लेकर जो है 6 अप्रैल तक 1930, 6 अप्रैल यानी 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था 1930 में। और ये जो है इसमें लीड कौन कर रहा था? महात्मा गांधी इसमें लीड कर रहा था। और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से लेकर जो है कहाँ तक चला था? ये जो है दांडी, कहाँ तक चला था? दांडी तक चला था। ठीक है, दांडी जो गुजरात में स्थित है, ये वहाँ तक चला था। अगला क्वेश्चन है, कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए किस प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भू भराव। तो भू भराव क्या होता है कि यह एक अपशिष्ट प्रबंधन की विधि होती है, जिसमें भू भराव जो है भराव अक्सर जो है गैर उपयोगी खानों, जैसे कि जिस खान का कोई उपयोग नहीं है, ये खनन जो है रिक्तियाँ आदि जो है क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। यह अपशिष्ट निपटान का एक बहुत ही साफ और अपेक्षाकृत कम खर्च वाला तरीका होता है। यह अधिकतर देशों में जो है यह आम चलन होता है। ठीक है, कि जिसमें हम लोग जो भी खान पे जो है नहीं कोई काम चल रहा है, उस खानों पे जाके हम लोग कूड़े कचरे को वहाँ पे जो है डालें। और लेकिन पुराने और गलत तरीके से यदि इसको भूमि भराव करेंगे तो इससे हमको पर्यावरण का जो है विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, बात करें यदि निषेधन यानी फिल्ट्रेशन की, तो यह जो है वह प्रक्रिया होता है जिसमें ठोस कणों को जो है किसी द्रव या गैसीय द्रव में से फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? निस्पंदन कहा जाता है या फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? तो बिल और मांद में कौन रहता है? ये जो है खरगोश रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता यानी पौधों और जानवरों की विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ठीक है, यदि बात करें यहाँ पे, तो उष्ण कटिबंधीय यह विषुवत जो है, ये क्या होता है? उष्ण कटिबंध क्या होता है? यह विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के जो बीच का एरिया है, वो एरिया जो है क्या होता है?
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जिसमें जो है ये उत्तर में जो है उत्तर के जो 23.5 डिग्री की रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और जो है भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे की रेखा को या जो है लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है, यानी कि कौन सा ऐसा जो भारतीय सरकार है जिन्होंने जो है 10 बार बजट को पेश किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक जो है ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 10 बार जो है बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे आज़ाद भारत के इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा जो है आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है, जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई के नाम पे है। ठीक है, उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए 10 बार कितना बार, 10 बार जो है आम बजट पेश किया था। और मोरारजी देसाई जो है 13 मार्च 1958 से लेकर 29 अगस्त जो है 1963 तक जो देश के वित्त मंत्री रहा था। और इसके बाद जो है वह 1967 से लेकर 1969 तक दूसरी बार वित्त मंत्री रहा था। और इसी दौरान उन्होंने जो है कुल 10 बजट पेश किया था। ठीक है, 2 बार अंतरिम बजट भी जो है मोरारजी देसाई ने पेश किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दरअसल मोरारजी देसाई का जन्मदिन जो है वो कब था, 29 फरवरी को था। और ये कितने साल बाद आता है, 4 साल के बाद जो है ये 29 फरवरी का समय आता है। और 1964 और 1968 में उन्होंने जो है जन्मदिन के ही दिन जो है देश का जो है बजट पेश किया था। उसके बाद यदि बात करें तो ये 9 बार जो है वित्त मंत्री जो है रह चुके पी चिदम्बरम जो है ये 9 बार जो बजट पेश करने वाले दूसरे नंबर के जो है क्या हो गए, दूसरे नंबर के जो वित्त मंत्री हो गए। ये 9 बार जो है अपना देश का जो है आम बजट पेश किया है। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे भारत में पहली बार जो बजट है ये 7 अप्रैल 1860 को ईस्वी को पेश किया गया था। यदि पूछा जाए भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था, तो 1860 ईस्वी में पेश किया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े स्कॉटिश जो अर्थशास्त्री एवं नेता जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष जो भारत का बजट रखा था। ठीक है, और इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है आज़ाद भारत का यदि बात करेंगे तो ये 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। यदि बात करें 1911 में, तो 1911 में जो है कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को देश का राजधानी जो बनाने का फैसला लिया गया था। ठीक है, और 30 दिसंबर जो 1906 को ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका यानी वर्तमान में जिसको बांग्लादेश बोलते हैं में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कब, 1906 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो सन 1907 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। और जिसमें जो है कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में 2 दलों में जो है बट गई थी। और इसी को सूरत विभाजन के नाम से भी कहा जाता है, सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। और 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस से जो है 1916 ईस्वी में नरम दल और गर्म दल एक हो जाता है, कौन सा अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो ये कब की गई थी, 1965 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1965 में चेन्नई में अपने प्रारंभिक मुख्यालय के साथ की गई थी और बाद में इसे नई दिल्ली ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है, तो ऑप्शन है दजला यानी कि टिग्रीज, फुरात यानी कि ड्यूफ्रेटिस, या डैन्यूब या वोल्गा। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डैन्यूब नदी जो है ये 10 देशों से होकर बहती है। यदि बात करें डैन्यूब नदी की, तो ये कौन कौन से 10 देशों से जो है होकर गुजरती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा और जो है यूक्रेन और जो है साथ में रोमानिया देश से होकर गुजरती है। वोल्गा नदी के बाद जो है डैन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर ले जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।